एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसकी सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। इसके अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ऐसी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्रॉडर वे में, जिससे आपको समझ में भी आ पाएगा और ये भी पता लग पाएगा कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टर्म है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, कि जब भी आपके किसी भी राइट का उल्लंघन हुआ है, मतलब जब भी आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला, आपको कुछ भी सम्मान नहीं मिला, या फिर किसी भी तरीके का आपका जो इंडिविजुअलिटी है उस पर हानि हुआ है, तो आप जो जजेस हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी आप हेल्प लेके अपनी जो पावर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं जस्टिस। अब हम डीपली बात करेंगे कि जस्टिस कितने तरीके का होता है और ये कैसे होता है। जो टर्म है जस्टिस वो आपको प्रियम्बल के अंदर भी मिलेगी। तो इसको तीन फॉर्म्स में हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है सोशल जस्टिस, सेकंड इज इकोनॉमिक जस्टिस एंड थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो आपका सोशल जस्टिस है उसका मतलब होता है सभी सिटीजन्स को आपको इक्वली ट्रीट करना है। किसी भी सोशल डिस्टिंक्शन को आपको जो प्रायोरिटी है वो नहीं देनी। जैसे कि मतलब कास्ट के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कलर के बेसिस पे, रेस, रिलीजन, सेक्स, किसी भी तरीके से सोशल ग्राउंड पे, सोसाइटी के तौर पे आपको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। इसे बोलेंगे हम सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब कि हमें किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर पे लोगों के साथ क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि भाई ये तो अमीर है, ये गरीब है। तो वेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ये जो सारे हमारे क्राइटेरिया है इनके बेसिस पे हमें क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन। और अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसको हमें न्याय दिलवाना है, तो इस टाइप के जस्टिस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। फिर आता है पॉलिटिकल जस्टिस। जब आपको पॉलिटिकल पावर्स मिले, मतलब कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको आप इक्वल राइट्स दें पॉलिटिकल तरीके से। फिर जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनका एक्सेस आप इक्वल तरीके से दे रहे हैं, आपके पास राइट टू वोट है। तो जो पॉलिटिकल एजेंडाज है उनसे रिलेटेड जो भी जस्टिस होता है उसे बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, कि आप कुछ भी करिए लेकिन इस तरीके से करिए कि किसी और के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो उन पे कोई हानि ना हो, मतलब कोई और डिस्टर्ब ना हो। लेटस से कि आपके घर में शादी है, आप लोग डीजे बजा रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग्स बजा रखे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई मेरी तो आज़ादी है, ये हमारे घर पे सेलिब्रेशन चल रहा है तो हम तो बजाएंगे। लेकिन आपकी शादी की वजह से जो आपके पड़ोस में एक बीमार व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है इस चीज़ से, या फिर किसी बच्चे के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम तो कैसे भी हो, मतलब एग्जाम में तो आदमी तंगी हो जाता है जब ऐसे म्यूजिक बज रहा है। तो जैसे भी है, आप जो वो दो लोग हैं आप उनकी जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका हनन कर रहे हैं। तो आपकी जो लिबर्टी है वो किसी और को परेशान ना करे, इस तरीके से आपको अपनी आज़ादी का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से बता दिया कि लिबर्टी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे यूज़ किया गया है। टर्म है हमारा लिबर्टी, ये हमें प्रीएम्बल में भी देखने को मिलेगा और फंडामेंटल राइट्स में भी इसके रेफरेंसेस हमें मिलेंगे। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके का बाधा नहीं डालेंगे किसी की भी एक्टिविटी पे, और इंडिविजुअल जो आदमी है वो अपनी चीज़ों को आराम से एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी। और कोई भी जो उसको काम करना है वो आराम से करे, कोई बाधा उसमें नहीं डालेगा। तो जो प्रिएम्बल है वो हमें क्या करता है, जो सारी चीज़ों का लिबर्टी देता है, थॉट्स का भी, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, इन सभी चीज़ों का हमारे पास आज़ादी है कि हम किसी भी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करें, किसी भी तरीके से उनको एक्सप्रेस करें। कोई किसी भी चीज़ में हम बिलीव कर सकते हैं, कोई भी हमारा फेथ रह सकता है, किसी की भी पूजा करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनका लाइसेंस अपने पास है और हम इसको इंजॉय कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो सिटीजनशिप है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। लोग सिटीजनशिप के पीछे क्यों भागते हैं, रेफ्यूजी का इतना प्रॉब्लम क्यों रहता है? क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं एक कंट्री के, सिर्फ उनको ये राइट्स मिलते हैं। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास ये प्रिविलेज है कि आपके पास क्या है, लिबर्टी है कुछ भी करने का। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वलिटी। मतलब कि सबको समान तरीके से देखो। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे जो आदमी हैं वो इक्वल है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ना आपको किसी को मेल फीमेल के तरीके से देखना है, ना तो जेंडर के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना रेस, ना क्रीड, किसी भी बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप सभी को एक प्लेज लेना है। वो हम प्लेज लेते थे ना स्कूल में, ऐसा कि वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो वाले प्लेज को आपको ध्यान में रखना है कि भाई सभी को समान समझो,
सभी हमारे भाई बहन हैं और हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करके दिखाया गया है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि किसी को भी आप स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, सबको समान तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो प्रियम्बल है वो भी लोगों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है। और ये 3 तरीके से हमें प्रोवाइड की जाती हैं, सिविक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से। कि दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने स्पेशल प्रिविलेज किसी को देना ही नहीं है तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को क्योंकि वो लोग बहुत पीछे हैं। हमें सबको एक मार्क देना है कि भाई यहाँ से रेस स्टार्ट होगा। जब सबका मार्क सेम होगा तभी हम उस रेस को एक अच्छे तरीके का एक एथिकल चीज़ मान सकते हैं कि भाई हाँ ये इक्वल था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला। अब जो लोग पहले ही उस रेस से 500 मीटर पीछे खड़े हैं तो उस चीज़ को हम इक्वल नहीं मान सकते, ना ही हम उसमें किसी विनर को फिर हम अच्छे से अनाउंस कर पाएंगे। तो हमें सबको एक जगह खड़ा करना पड़ेगा पहले, तभी हम समझ पाएंगे कि असली में विनर कौन है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट में। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर भी इक्वलिटी का रेफरेंस है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि जो कानून है उसके सामने सब बराबर है। फिर आर्टिकल 15 कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। देन इज आर्टिकल 16 जो कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि सबको समान आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, सबको आप अच्छे से बताइए कि भई हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपका रोल कैसे हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटियाँ सबको मिलनी चाहिए। फिर जो आपका आर्टिकल है नेक्स्ट दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दैट इज़ आर्टिकल 17। तो यहाँ पे छुआ-छूत नहीं करना है किसी के साथ कि भई हाँ, इसको हाथ लगा दिया तो मैं पॉल्यूट हो जाऊँगा, तो वो जो चीज़ें हैं उनको आपको साइड रखना है। 21st सेंचुरी वाली टेक्नोलॉजी की मॉडर्न और एक जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं वो आपको करनी है, इन चीज़ों को आपको साइड में रखना है। हमारा लास्ट टर्म आता है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है भाईचारा कि सभी लोग मिलजुल के रहेंगे तभी हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से प्रॉस्पर कर पाएगा, वो एक अच्छा वल्यार रखेगा, उसकी ग्लोरीज रहेंगी। तो तभी हम उन चीज़ों को चेरिश कर पाएंगे, मतलब तभी हम अपना जो देश है वो आगे बढ़ा पाएंगे जब सारे लोग एक भाईचारे की भावना से रहेंगे। तो ये जो भाईचारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक जो कंट्री है उसके अंदर यूनिटी बना रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके रेफरेंसेस हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ फैटर्निटी एक सिंगल सिटीजनशिप के साथ कि भाई सबको एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51A के अंडर आती है, वहाँ पे भी हमें ये बात बताई गई है कि देखो तुम्हें राइट्स तो मिल गए, अब इतना खुश मत हो राइट्स को लेके। अगर तुम्हारे पास कुछ राइट्स हैं तो राइट्स के साथ या फिर कहें कुछ पावर के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं। तो वो ड्यूटी जो हमें मिली उसमें हमें ड्यूटी मिली कि देखो भाई राइट्स तुम्हें मिले हैं तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि आप पूरे जो इंडिया है उसके सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करें, भाईचारे की भावनाएं रखें, किसी भी रिलीजन या फिर लैंग्वेज, रीजन या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटी को आप तंग ना करें, सबको एक साथ लेके आगे बढ़े। जो हमारा प्रीएम्बल है वो भी डिक्लेयर करता है दो चीज़ों को। एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल है उसका अपना अधिकार है, उसका अपना सम्मान है, उसको कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कि जो देश है उसके भी सम्मान पे आपको कोई हानि नहीं आने देना है, क्योंकि जो देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने देश को एज अ यूनिट बरकरार रखना है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है इंटेग्रिटी उसे ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो ये हमें किस चीज़ की बात करता है, पूरे यूनिटी और इंटेग्रिटी की, कि भाई एक ब्रदरहुड बना के रखो ताकि देश के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी से जो आपका सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर दैट। देन इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.